नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारा एक केस स्टडी है फैमिली रीयूनियन केस के ऊपर, ये एक किसी का वीज़ा फैमिली रीयूनियन का रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ था। उन्होंने हमारी कुछ वीडियोस देखी हमारे चैनल के ऊपर जाकर, तो उन्होंने हमें संपर्क किया। जब ये रिफ्यूज़ल हो गया है तो इस रिफ्यूज़ल के बाद इसको मैं एज ए केस स्टडी आप तक लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस टाइप की जो मिस्टेक ना करें अगर आप इन टाइप की कंट्रीज़ में जब भी वीज़ा डालते हैं। फैमिली रीयूनियन केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आपने किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में वीज़ा डालना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, जैसे यूके हो गया या यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ये जो कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर वेरी रिजिड। इवन कनाडा को भी लेकर चलें तो उनको मालूम है कि उनकी कंट्रीज़ में लोगों ने फेक शाम मैरिजेस करवाकर बहुत वीज़ाज़ लिए हैं। और ये इनको, क्योंकि पहले क्या था, ऑटोमेशन नहीं था। मैं हर एक वीडियो में बात कर रहा हूँ, सब कुछ मैनुअल था, क्योंकि मैनुअली कोई चीज़ चेक नहीं होती थी। आज की डेट में सारा का सारा ऑटोमेशन हो गया है। आपके पूरे 60 साल 70 साल का डाटा एम्बेसीज के पास है। जब से ये ऑटोमेशन हुए हैं, बता सकते हैं आपने उस कंट्री के अंदर कौन सा क्राइम किया था, उस कंट्री के अंदर आपको रिफ्यूज़ल थे, जहाँ पर एक या दूसरी कंट्री एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करती हैं। इसको आपने अपने ध्यान में ज़रूर रखना है। बच्चे के 5-5 10-10 रिफ्यूज़ल हो जाते हैं, उसके बाद उसको उसका कंसल्टेंट कहता है कोई नहीं, आपके 10 रिफ्यूज़ल हो गए हैं कनाडा के, या 5 रिफ्यूज़ल हो गए हैं, अभी तुम सिंगापुर चले जाओ, सिंगापुर से अभी पढ़ लेना, उसके बाद वहाँ से अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लेना, तो वहाँ से मिल जाएगा। क्या आप ये बताएं कि उनके पास इसका डाटा नहीं होगा? उनके पास, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं 20-20 साल वाला पुराना डाटा निकाल दिया। किसी ने यूके इसमें कनाडा में डाला था या यूएसए में, उन्होंने पहले ओवरस्टे की हुआ था, जहाँ वहाँ पर इलीगल एंट्री की हुई थी। तो जब वो इंडिया आ गया यूएसए से, तो उसके बच्चे वहाँ चले गए कनाडा में, तो उसने अपना वीज़ा अप्लाई किया एम्बेसी के अंदर टूरिस्ट के लिए कनाडा का। तो उन्होंने बता दिया कि आप का हम वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, साथ में आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा रहे हैं, क्योंकि आपने आपकी कुछ हिस्ट्री थी यूएसए की, आपने इसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं की है। तो जब वो हिस्ट्री के बारे में कैप्स नोट निकाले, तो उनसे निकलवाई कैप्स नोट के थ्रू, उसके अंदर आया था कि आपने यूएसए में इस ईयर में इलीगली एंट्री ली हुई थी, तो इस साल आप वहाँ से विलिंगली वापस आए थे, तो ये चीज़ें आपने डिस्क्लोज़ नहीं की, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिनके पास नॉलेज है, जो हर टाइम हर एक कंट्रीज़ के साथ टच में है। मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन का मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। आइदर स्टूडेंट वीज़ा है, फैमिली रीयूनियन केसेस हैं, या इन्वेस्टमेंट है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद वी कैन सजेस्ट फैमिली रीयूनियन केसेस में या डिपेंडेंट स्टूडेंट केसेस में वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज। मेरे पास कम से कम 12 से 14 ऐसी कंट्रीज़ हैं 100 में से, जहाँ पर आप स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास केस आया है, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग केस है। कंट्री का नाम नहीं लूँगा, ईयू की कंट्री है, और क्लाइंट का नाम भी नहीं बताऊँगा, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है उसके फैक्ट के बारे में बताऊँगा। अभी 2 या 3 वीक बिफोर मैंने अभी फैमिली रीयूनियन केसेस के ऊपर एक वीडियो डाली थी। उसके अंदर मैंने कंप्रहेंसिव डिस्कस किया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब आपने अपना फैमिली रीयूनियन केस अप्लाई करना है। नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके अंदर डिस्कस किए थे। अभी स्किल क्या है? स्किल उसके पास है कि आपने उन डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है वीज़ा ऑफिसर को। एवरीथिंग चेकलिस्ट सब कुछ वेबसाइट के ऊपर होता है, बट उसको प्रेजेंट करने का भी स्किल है कि आपने उसको प्रेजेंट किस वे से करना है सामने वाले को। वो भी स्किल किसके पास है? जो लोग इस टाइप के काम रेगुलर कर रहे हैं। तो ये इनके हस्बैंड ऑलरेडी ईयू कंट्री के अंदर हैं, तो इन्हों का जो मैरिज है 1 या 1.5 साल पुरानी है। इन्होंने अपना फैमिली रीयूनियन केस अप्लाई किया था, डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने के बाद फिर सर्च करते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट या फैमिली रीयूनियन एक्सपर्ट, तो फिर जब क्राउन इमिग्रेशन की 2-4-5 वीडियो देखते हैं तो फिर हमारे वो फॉलोअर बन जाते हैं। फिर कहते हैं कि लगते तो जेन्युइन है, एक बार डिस्कस करके आएँ। तो मेरे पास आधा घंटा इनके साथ डिस्कशन हुई है, उनके बाद सेटिस्फाई हुए हैं, बट उन्होंने केस हमें दिया नहीं। कहते कि हम अभी सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके अंदर देखिए क्या लिखा है इन्होंने। ये इनको अभी रिफ्यूज़ल लेटर आ गया है। इस कंट्री के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था, इस कंट्री ने इनको 2 महीने का टाइम दिया है
इस रिफ्यूज़ल के ऊपर आप अपील भी डाल सकते हैं विद और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंस लगाने हैं। तो जब भी हम किसी भी कंट्री का वीज़ा डालते हैं तो उसके चेक लिस्ट, उसके एवरीथिंग चेक करते हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशन और उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो देखने के बाद ही हम केस डालते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, इट इज़ regretted to inform you that your application for visa has been refused by the dash and dash immigration services with the following reasons. Finances, evidence provided is deemed insufficient or incomplete. जो फिनांस के डॉक्यूमेंट लगाए थे, अभी फिनांस के डॉक्यूमेंट यहाँ पर किसके इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर कौन है, जो उस कंट्री के अंदर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती है, जो उस कंट्री के अंदर है जहाँ पर आपने उनको जाकर ज्वाइन करना है, उसके डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसके अंदर प्रॉपरली सफिशिएंट लगाए नहीं थे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आगे देखिए, स्पॉन्सर हैज़ फेल्ड टू डेमोस्ट्रेट दैट दे मीट द फाइनेंशियल क्राइटेरिया एज सेट इन द पॉलिसी। अभी जिसने भी अप्लाई किया उसने उनकी पॉलिसी नहीं पढ़ी कि कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन लगाई है, ऑब्जर्व दैट condition of the visa sought is for a specific purpose and duration. The applicant has not satisfied the visa officer with the visa officer that such condition would be observed. The granting the visa may result in the cost of public resources. अभी कहते हैं कि अगर हम ये वीज़ा ग्रांट कर देते हैं तो ये हमारे जो पब्लिक रिसोर्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। मतलब ये उन्होंने बीच में एक ऑब्जर्वेशन लगाई है। साथ में रिलेशनशिप हिस्ट्री जो ऑब्जर्वेशन है, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, वो कौन कौन से आपने ऐसे में डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो एक टेक्निकल ही पर्सन बता सकता है। वो नहीं है जो सिर्फ कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा कोई अप्लाई कर रहा है, वो क्या बता पाएगा। अगर ये केस जो लेडी का रिफ्यूज़ हुआ है, अगर ये 50 कंसल्टेंटों से भी मिल ले ना, तो उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये ऑब्जर्वेशन लगी कैसी है, तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करें और कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि कभी किया ही नहीं होगा काम। तो हमें ऐसे केसेस करने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हमें फिर न्यू पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ती हैं, एम्बेसीज के टच में रहना पड़ता है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उस रिस्पेक्टिव कंट्रीज से उनके टच में रहना पड़ता है, उनसे हमें पॉलिसीज़ मंगानी पड़ती है। पढ़ के नज़ारा बड़ा आता है, 10-10, 15-15, 20 की पॉलिसीज़ होती हैं पेजेस की, तो उसको हम कोड करते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा भी किसी कंट्री का रिफ्यूज़ है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो हम फाइट करके भी आपका वीज़ा दिलवा सकते हैं अगर आप जेन्युइन। अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं हम कर पाएंगे। अच्छा देखिए, रिलेशनशिप हिस्ट्री एज पर सेक्शन so and so proof of genuineness of the family relation rests securely with the applicant and sponsor। कहता उन्होंने अपने पूरे रिलेशनशिप जो डॉक्यूमेंट थे जो जेन्युइन है वो साथ में लगाने थे। दिस हैज़ नॉट बिन सफिशेंट एड्रेस इन द एप्लीकेशन, जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में प्रॉपरली एड्रेस नहीं किए हुए थे। द एप्लीकांट एंड द स्पॉन्सर हैव नॉट प्रोवाइडेड सफिशेंट एविडेंस ऑफ द स्टेटेड रिलेशनशिप। ना ही एप्लीकेंट ने ना ही उसके स्पॉन्सर ने कोई भी इदां दे एविडेंस इसके साथ में नहीं लगाए थे जो रिक्वायर्ड थे। इन जनरल फॉर द इमिग्रेशन पर्पज द रिलेशन मस्ट इंक्लूड द नंबर ऑफ फेस टू फेस मीटिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाई है। कहता है कि एज़ पर इमिग्रेशन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस टू फेस मीटिंग को कंसिडर करते हैं, इंस्टेड ऑफ कोई वेब कैमरा के बात कर रहे हैं, या व्हाट्सअप के वीडियो कॉल कर रहे हैं, या इंस्टा पे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, या गूगल पे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी फेस टू फेस मीटिंग, आप फिज़िकली कितना टाइम मिले हैं, दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट दैन अनदर जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाए थे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी जितने भी हम कनाडा के ओपन वर्क परमिट डालते हैं स्पाउस के, और जितनी भी ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आपकी अगर सेपरेशन 1 साल से ज़्यादा है, आपकी सेपरेशन आप फिज़िकली हस्बैंड वाइफ 1 साल से ज़्यादा नहीं मिले हैं, तो वहाँ पर जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको 100% डाउट रहता है कि इनके एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशन है ही नहीं है, ये एक जेन्युइन मैरिज नहीं है। तो उन केसेस में हम जब भी केस डालते हैं तो मैं उनको रिकमेंड ये ज़रूर करता हूँ कि एक बार अपनी हस्बैंड या वाइफ को इंडिया में बुलवा लो, तो 2, 4, 5, 10 दिन इकट्ठे रहें, कुछ आप उसके कोई एविडेंस क्रिएट करें, ताकि हम जब आपका भी केस डालें इस टाइप की जो ऑब्जर्वेशन ना आए, वो जिससे ये पता चल जाए कि आपके दोनों के जो रिलेशन है जेन्युइन है। ये कौन बता सकता है? वही जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट एविडेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड।
द ओनर्स रेस्ट विद द एप्लीकेंट टू डेमोस्ट्रेट दैट द रिलेशनशिप इज़ बोनाफाइड एंड सफिशेंट फॉर इमिग्रेशन पर्पज़। देख उन्होंने ये बता दिया, ये एप्लीकेंट और स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने अपने जो रिलेशनशिप है वो बोनाफाइड बताने थे, इस्टेब्लिश करने थे, डेमोस्ट्रेट करने थे, तो आप वो कर नहीं पाए। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू शो द एक्सटेंट टू विच फैमिली लाइफ एग्जिट बिटवीन द स्पॉन्सर एंड एप्लीकेंट। इन योर एप्लीकेशन यू हैव नॉट सबमिटेड द फॉलोइंग। अभी और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लगी है स्पॉन्सर की। स्पॉन्सर कौन है? जो उस कंट्री के अंदर है, उसकी भी जिसके वहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जहाँ वहाँ के जॉब के पेपर, सैलरी स्लिप्स, उसकी बैंक स्टेटमेंट, वो भी इनसफिशिएंट थी। उसने उस कंट्री के फंड्स के बारे में चेक नहीं किया कि मैं इस कंट्री का अभी फैमिली रियूनियन केस डाल रहा हूँ कि इस कंट्री के अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या है, और वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके फाइनेंशियल बैंक के अंदर पैसे कितने होने चाहिए, आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना टाइम मोर वैलिड होना चाहिए जब आपने अपना वो केस डालना है, क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपने साथ में लगा। ऐसी चीज़ों की मिस्टेक की हुई है इस वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, जो पढ़ने के बाद मैंने उनको अपनी ओर से 90 से 95% की इंश्योरेंस दी है कि मैं ये सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन लगी हैं इसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं अगर आप मुझे ये डॉक्यूमेंट देते हैं। लेकिन फिर भी डिसीजन विल बी गिवन बाय द जज। जज का नाम मैंने क्यों लिया कि कोर्ट के अंदर जब आप भी अपना कोई भी केस डालते हैं तो ये किसी एडवोकेट के हाथ में या लॉयर के हाथ में नहीं होता, वो केस पढ़ने के बाद आपको बता सकता कि केस के अंदर जान कितनी है। तो इसी तरीके से डिसीजन विल बी गिवन बाय द रिस्पेक्टिव एम्बेसी, और मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है कि इस केस में क्या हो सकता है। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा दिस डिसीजन कैन बी अपील्ड विद इन डैश मंथ ऑफ द अबव डेट, और इसको फिर आप अपील कर सकते हैं विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल, और इसको आपने थ्रू पोस्ट भेजना है, ना कि ईमेल के थ्रू या फैक्स नहीं करना है, विद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये केस अगर आपका भी इसी टाइप का केस है जो ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, डिफ़िकल्ट केस है, तो आप मेरा एक बार ओपिनियन ज़रूर लें। केस देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि इस केस के अंदर क्या हो सकता है। तो इस टाइप के केस स्टडी मैं रेगुलर अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर इस टाइप की केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है वीज़ा से रिलेटेड तो आप हमारे जितने भी नंबर इस स्क्रीन के ऊपर मेंशन है वहाँ पर भेज सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।